हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक 2021-22 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वार्षिक बोर्ड परीक्षा में कुल 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात विज्ञान के 80 अंकों के पेपर में 32 अंकों के 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इसलिए पूरा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ हमारा ये तीसरा भाग है जिसमें हम भौतिक शास्त्र तथा पर्यावरण वाले अध्याय 10 से लेकर 16 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से। पहला सही विकल्प है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? विकल्प है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। सही उत्तर है विकल्प नंबर द, मिट्टी, क्योंकि लेंस बनाने के लिए पदार्थ का पारदर्शी होना बहुत जरूरी है और मिट्टी एक अपारदर्शी घटक है। प्रश्न क्रमांक 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे या विकल्प नंबर द, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु P और F के मध्य रखें तो वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए तो हम अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 2, धन 1 सेंटीमीटर, ऋण 1 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, अनंत, क्योंकि समतल दर्पण में वक्रता या घुमाव नहीं होता। यह एक बहुत बड़े गोले से काटा जाता है, इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। प्रश्न क्रमांक 4, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो बिना विकल्प पढ़े आप सही उत्तर को पहचान गए हैं, विकल्प नंबर अ, अनंत। प्रश्न क्रमांक 5, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अर्थात हमारी मोटरसाइकिल में जो साइड ग्लास होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? कभी उसको हाथ लगा के देखिए, वो बीच में से उभरा या उठा हुआ है, अर्थात वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपरोक्त में से कोई नहीं। वह दर्पण है विकल्प नंबर ब, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है, इसलिए तो हम पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को जरा से कांच में देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रिक्त स्थान होती है। सही उत्तर है आधी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की रिक्त स्थान होती है, तो हमें लिखना पड़ेगा दोगुनी। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह रिक्त स्थान से दूर हट जाती है। सही उत्तर है अभिलंब से दूर हट जाती है। जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी, कांच से हवा में जाएगी, तो यह हमेशा अभिलंब से दूर हटेगी। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। सही उत्तर है अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। इन दोनों में ही एक विशेष स्थिति पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। प्रश्न क्रमांक 4, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से रिक्त स्थान होता है। तो आप सभी जानते हैं पीछे के दृश्य दिखाने वाला दर्पण होता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में वस्तु दिखती है छोटी, अर्थात उसका आवर्धन हुआ 1 से कम। समतल दर्पण का आवर्धन 1, क्योंकि उसमें बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। तो अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो आवर्धन 1, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है तो आवर्धन 1 से अधिक, और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है तो आवर्धन 1 से कम। तो उत्तल दर्पण अर्थात साइड ग्लास में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, इसलिए उसका आवर्धन हुआ हमेशा 1 से कम। प्रश्न क्रमांक 5, वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। आंखें माध्यम है, लेकिन वस्तु को दिखाने के लिए जरूरी है प्रकाश या लाइट। प्रश्न क्रमांक 6, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ियां भी आएंगी 8 अंकों की। तो लीजिए पहली आईएमपी सही जोड़ी आपके सामने। डायोप्टर, डायोप्टर से क्या मिलेगा?
डायोप्टर से मिलेगा लेंस की क्षमता, क्योंकि लेंस की क्षमता को मापने का एसआई मात्रक डायोप्टर कहलाता है। उत्तल लेंस सही उत्तर है, बीच में मोटा किनारों पर पतला। उत्तल लेंस मैग्नीफाइंग लेंस आप सभी ने देखा है, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला है। अवतल लेंस की क्षमता, हमेशा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश को बाहर की ओर या मुख्य अक्ष के दूर मोड़ता है। क्योंकि अवतल लेंस अपसारी लेंस है, इसलिए भी उसकी क्षमता ऋणात्मक है। अगर यह उत्तल लेंस होता तो उत्तल लेंस अभिसारी है, ये प्रकाश की किरणों को अंदर मोड़ता है, तो उसकी क्षमता हो जाएगी धनात्मक। समतल दर्पण किस काम आता है? चेहरा देखने के लिए, क्योंकि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का और सीधा होता है। एक सरल रेखीय पथ सही उत्तर है। प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण या लाइट हमेशा एक सीधी या सरल रेखा में ही गमन करती है। छठा परावर्तक गोलीय पृष्ठ, तो परावर्तक गोलीय पृष्ठ किसमें होते हैं? गोलीय दर्पणों में। बढ़ते हैं आगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? अगर हम मरुस्थल में जाएं तो हमें कुछ दूरी पर पानी अर्थात जलाशय या पोखर के होने का आभास होता है। यह किस घटना का उदाहरण है? यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही गर्मी के दिनों में सड़कों पर हमें आगे पानी भरा हुआ महसूस होता है, जब वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं मिलता। प्रश्न क्रमांक 2, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। अगर यहां लेंस सूत्र पूछा जाता तो आपको केवल धन की जगह ऋण का निशान लगाना पड़ता। प्रश्न क्रमांक 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक आपतित किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप इसे कैलकुलेट करें तो आप निकालेंगे उत्तर, और उत्तर आएगा 60 डिग्री। बढ़ते हैं अध्याय 11 की ओर। अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लीजिए, पहला सही विकल्प है आपके सामने, इंद्रधनुष बनने का कारण है विशरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन या अपवर्तन। तो आसमान में बारिश के बाद अगर सूर्य निकले तो बनता है सुंदर सा इंद्रधनुष, और उसके बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन। पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने, प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, छाया या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण विक्षेपण के बाद मिलने वाले 7 रंग कहलाते हैं स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम, जो हमेशा एक निश्चित क्रम में ही पाया जाता है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चलें तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हम बैजानी हपी नाला भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? स्वच्छ आकाश या आसमान नीले रंग का क्यों दिखता है? 4 विकल्प हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, प्रकाश का प्रकीर्णन। अर्थात प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह धूल और कार्बन के कणों से टकराकर बिखर जाता है। नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। प्रश्न क्रमांक 4, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि समुद्रों में भरा पानी भी नीला दिखता है, और इसलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी भी नीली दिखती है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है, क्यों? जल में शैवाल की उपस्थिति, जल में प्रकाश का परावर्तन, जल में प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे आसमान नीला दिख रहा है, उसी घटना के कारण अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पानी भी नीला दिखता है। विकल्प नंबर 7 सही है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है। 4 विकल्प, प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण। तो प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है प्रिज्म कोण। प्रश्न क्रमांक 6, वर्ण विक्षेपण होता है दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से, कांच के आयताकार टुकड़े से। तो वर्ण विक्षेपण कराने वाली युक्ति का नाम है प्रिज्म। प्रश्न क्रमांक 7, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। हमारी आंखों में एक लेंस लगा हुआ है, वो किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई नहीं या दोनों लेंस? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, उत्तल लेंस। हमारी आंखों में जो नेत्र लेंस है वो बीच में मोटा, किनारों पर पतला, अर्थात उत्तल लेंस है। प्रश्न क्रमांक 8, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है
अर्थात हमारे नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली या परितालिका। सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, रेटिना या दृष्टि पटल। यहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन दिमाग उसे सीधा अनुभव कराता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है। हमें दूरदृष्टि दोष हो गया, हमें पास या निकट की वस्तु नहीं दिख रही, हम पेपर नहीं पढ़ पा रहे, हम किस प्रकार के चश्मों का उपयोग करेंगे? गोलीय बेलनाकार लेंस वाले चश्मे, उत्तल लेंस लगे चश्मे, द्विफोक्सी लेंस या अवतल लेंस लगे चश्मे। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, उत्तल लेंस लगे चश्मों का उपयोग करेंगे हम दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए। प्रश्न क्रमांक 10, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है। जरा दृष्टि दोष यह बुढ़ापे में होने वाला एक नेत्र दोष है जिसमें दूर और पास दोनों ही वस्तुएं नहीं दिखती, अर्थात दोनों निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो कैसे लेंस का उपयोग होगा? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या अवतल लेंस। सही उत्तर है विकल्प नंबर सा, द्विफोक्सी लेंस, अर्थात उत्तल और अवतल लेंस दोनों एक साथ एक ही चश्मे में लगे होंगे। ऊपर होगा अवतल लेंस जो दूर की वस्तुओं को दिखाएगा और नीचे होगा उत्तल लेंस जो अखबार पढ़ने में आपकी मदद करेगा। प्रश्न क्रमांक 11, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है। अब निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर की वस्तु नहीं दिख रही, किस लेंस का उपयोग करेंगे? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या अवतल लेंस। सही उत्तर है विकल्प नंबर द, अवतल लेंस। बढ़ते हैं आगे रिक्त स्थान की ओर। पहला रिक्त स्थान है हमारा प्रिज्म द्वारा रिक्त स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है तो हमें बताना है कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, और सही उत्तर है बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, वह सबसे ज्यादा मुड़ता है, इसलिए वर्ण क्रम में वह सबसे नीचे दिखता है। प्रश्न क्रमांक 2, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। मानव नेत्र में मिलने वाली उस पतली पारदर्शी झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया, स्वच्छ मंडल या श्वेत मंडल। कोई एक चीज आप लिखकर आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मानव नेत्र का रिक्त स्थान नेत्र दान में दान किया जाता है। जब हम नेत्र दान करते हैं, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आंखें डोनेट कर दी जाती हैं ताकि उसकी आंखों से कोई दूसरा नेत्रहीन व्यक्ति देख सके। तो आंखों का कौन सा हिस्सा निकाला जाता है? पूरी आंख नहीं, बल्कि आंखों का सिर्फ पारदर्शी हिस्सा कॉर्निया ही निकालकर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का रिक्त स्थान हो जाना है। दूरदृष्टि दोष के वक्त हमारे नेत्र गोलक में क्या हो गया है, यह हमें बताना है। तो दूरदृष्टि दोष के वक्त नेत्र गोलक सिकुड़कर छोटा हो जाता है जिससे प्रतिबिंब लेंस से दूर रेटिना पर न बनकर पीछे बनता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, आंख के रंगीन भाग को रिक्त स्थान कहते हैं। हम आंखें देखते हैं, किसी की आंखें काली हैं, किसी की भूरी हैं, किसी की नीली हैं। तो ये रंगीन भाग क्या है? वह है आइरिस या परितालिका। प्रश्न क्रमांक 6, आंख के बीच के छिद्र को रिक्त स्थान कहते हैं। इस रंगीन परितालिका के बीच में एक काला छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुपिल या पुतली। यही आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सही जोड़ी मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। पहला विकल्प नेत्र रोग, मिलाइए। क्या सही दिख रहा है आपको? नेत्र रोग से मिलेगा डी, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। यह एक नेत्र रोग है, इसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। यह विटामिन ए की कमी से होता है। टिंडल प्रभाव, सही उत्तर मिलाइए। घने जंगल में वितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना। आप घने जंगल में जा रहे हैं, जंगल में कोहरा है, अचानक पेड़ों के झुरमुट से सूर्य का प्रकाश अंदर आया, तो जैसे ही प्रकाश अंदर आएगा वो एक श्वेत प्रकाश पुंज के रूप में बिखर जाएगा और उस प्रकाश पुंज में कण इधर उधर गति करते हुए दिखाई देंगे। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन की घटना का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना का कारण है। तारे हमसे बहुत दूर हैं, उनसे आ रहा मंद प्रकाश वायुमंडल की अलग अलग अपवर्तनांक पाली पतलों से जब गुजरता है तो उसका अपवर्तन होता है, वो मुड़ता है। उनके मुड़ने से ही तारे टिमटिमाते हैं। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्रकृति ने जिस स्पेक्ट्रम को बनाया है वो है इंद्रधनुष या रेनबो। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। पुतली या पुपिल जो बीच में काला
छेद है वो आकार में बड़ा हो जाता है ताकि अधिक प्रकाश आंखों में जाए और हमें अंधेरे या कम प्रकाश में भी वस्तु आसानी से दिखे। जबकि अगर हम तेज रोशनी में जाएंगे तो यही पुतली छोटी हो जाती है, पुतली या यह छेद छोटा हो जाता है ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। प्रश्न क्रमांक 2, नेत्रदान में कितना समय लगता है? नेत्रदान में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। पूरी आंख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया निकाला जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमारी आंखों का जो रेटिना या दृष्टिपटल है वहां पर हमेशा उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न क्रमांक 4, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तारों का प्रकाश वायुमंडल की हवा के द्वारा मुड़ता है जिससे तारे टिमटिमाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है? निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब लेंस के निकट बन जाता है, लेंस के पास बन जाता है, रेटिना के आगे, नेत्र गोलक के अंदर बन जाता है। तो आप कोई भी एक बात लिखकर आ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब लेंस के निकट बनता है, इसलिए तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, या रेटिना के आगे या नेत्र गोलक के अंदर। चलिए अध्याय 12 विद्युत। इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने। पहला सही विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। V अनुक्रमानुपाती I, V बटा I बराबर एक नियतांक, V बराबर IR या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओम का नियम का संबंध नहीं है V बटा I बराबर नियतांक। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? अर्थात अमीटर को परिपथ में कहां जोड़ा जाता है? 4 विकल्प हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, अर्थात आ और बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिए, अमीटर जो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नापता है, जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, इसे हमेशा परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम, ओम मीटर, एम्पियर या वाट? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, ओम। प्रश्न क्रमांक 4, 50 वाट एवं 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे और फिर सही उत्तर बचाएंगे। चारों में से सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, 0.2 एम्पियर। प्रश्न क्रमांक 5, यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक होगा। तो शक्ति के कई मात्रक हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है, शक्ति का एक अन्य मात्रक जूल है, शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट हैं, अश्व शक्ति भी शक्ति का एक मात्रक है। लेकिन यहां पर हमें बताना है कि अगर शक्ति में विभवांतर को वोल्ट में और धारा को एम्पियर में नापें तो शक्ति का मात्रक होगा वोल्ट एम्पियर। विकल्प नंबर ब सही है। तो ये शक्ति का एक और मात्रक। प्रश्न क्रमांक 6, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, 786, 796 या 776 वाट? आपको पता है विकल्प नंबर अ, 746 वाट सही है। प्रश्न क्रमांक 7, विभवांतर मापक यंत्र है, अर्थात हमें परिपथ का विभव नापना है। तो विभवांतर को नापने वाले यंत्र को हम कहते हैं विकल्प नंबर ब, वोल्ट मीटर या विभव मापी। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे हमेशा परिपथ के बाहर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, विद्युत धारा मापक यंत्र है, विद्युत धारा को नापने वाला, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, लैक्टोमीटर? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, अमीटर। इसे हम हिंदी में धारा मापी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। पहला रिक्त स्थान, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के रिक्त स्थान होता है। सही उत्तर है समानुपाती, अर्थात तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्थात लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा और छोटे तार का प्रतिरोध कम। इसलिए जब भी हम लाइट फिटिंग करते हैं तो सावधानी रखते हैं कि विद्युत उपकरण और स्विच बोर्ड के बीच ज्यादा दूरी ना हो। रिक्त स्थान 2, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध रिक्त स्थान होता है। एक आदर्श अमीटर या धारामापी का प्रतिरोध होता है शून्य, अर्थात नगण्य। प्रश्न क्रमांक 3, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ रिक्त स्थान क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज अर्थात सुरक्षा तार को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब उच्च विभवांतर वाली विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है तो ये गर्म होकर पिघल जाता है, टूट जाता है और हमारा घर का परिपथ या घर के उपकरण सुरक्षित रहते हैं। इसलिए इसे हमें हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि पहले इसमें से होकर बिजली गुजरे।
प्रश्न क्रमांक 4, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को रिक्त स्थान क्रम में जोड़ते हैं। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए हमेशा सेलों या परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम जैसा कि टॉर्च में आपने देखा है, एक के पीछे एक, इससे विभवांतर बढ़ जाता है। विभवांतर बढ़ने से विद्युत धारा की मात्रा भी बढ़ जाती है और जो आपका बल्ब है वो तेज रोशनी के साथ जलता है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर रिक्त स्थान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ की विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी प्रतिरोधों से एक समान विद्युत धारा होकर बहेगी। प्रश्न क्रमांक 6, घरों में सभी विद्युत उपकरण रिक्त स्थान क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरों में सारे विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समानांतर क्रम में जोड़ने के कारण हमारे घर का या परिपथ का कुल प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट अर्थात लघु पतन की घटना नहीं होती। इसलिए तो आपने देखा है कि जब हमारे घरों में लाइट फिटिंग होती है तो कितने सारे तार एक साथ ले जाए जाते हैं। समानांतर क्रम। अध्याय 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। पहला सही विकल्प, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लग गई, तार गर्म होकर पिघल गया, किस कारण से? क्या विद्युत धारा का मान बहुत कम हो गया, या विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या विद्युत धारा का मान अचानक बहुत अधिक बढ़ गया, या निरंतर परिवर्तित हुआ, बड़ा घटा बड़ा घटा? तो सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक 1 का विकल्प नंबर सा, बहुत अधिक बड़ा हुआ। अगर हमारे घरों में विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाए तो लघु पतन की घटना हो जाती है, और अगर इससे बचना है तो घर में जहां बिजली आ रही है वहीं पर सुरक्षा तार या फ्यूज वायर लगा दो, वो पहले टूट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं। 4 विकल्प, आकर्षित, प्रतिकर्षित, आ और बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता चल गया। प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, प्रतिकर्षित। समान चुंबकीय ध्रुव, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। अगर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को सामने रखोगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकाएंगे। तो समान चुंबकीय ध्रुव, प्रतिकर्षण। और अगर यहां लिखा होता है विपरीत चुंबकीय ध्रुव अर्थात एन के सामने एस, तो वो चिपक जाएंगे, आकर्षित करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं सरल, वक्र, बंद वक्र या त्रिभुजाकार। तो चुंबकीय बल रेखाएं आपने किताबों में देखी हैं। आप लैब में एक प्रयोग करके कंपास की मदद से भी चुंबकीय बल रेखाएं बना सकते हैं, और यदि आपके पास लोहे का चूर्ण है तो बहुत सुंदर सी चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। तो एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र के तौर पे होती हैं। ये बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। तो बन गया ना एक गोल पहिया या बंद वक्र। विकल्प नंबर सा सही है। प्रश्न क्रमांक 4, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक अर्थात एक बार चुंबक बन गए तो उनका चुंबकत्व तो फिर कभी खत्म नहीं होगा। वो किससे बनते हैं? तांबे से, नर्म लोहे से, इस्पात से या पीतल से? तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर सा, इस्पात से। तो स्थायी चुंबक बनेगा इस्पात से। लेकिन अगर अस्थायी चुंबक बनाना, अस्थायी का मतलब होता है कि जब उसके चारों ओर विद्युत धारा बहेगी तो वो चुंबक में बदल जाएगा, और जैसे ही विद्युत धारा बहाना बंद करेंगे उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनते हैं। प्रश्न क्रमांक, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। जब तार में से बिजली बहती है तो तार के चारों ओर भी चुंबक के समान ही एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसमें चुंबकीय बल रेखाएं भी बन जाती हैं। तभी तो करंट या नग्न तार हमें अपनी ओर खींच लेता है, हम उससे चिपक जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, चुंबकीय क्षेत्र एक रिक्त स्थान राशि है क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। तो आप जानते हैं कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है, अगर किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता लगे तो उसे हम सदिश भौतिक राशि कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले अध्याय 15 की ओर, हमारा पर्यावरण। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरणीय अर्थात जो आसानी से कम समय में नष्ट हो जाते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू, केक, लकड़ी एवं घास। अब आपको कोई एक विकल्प चुनना है, आप दिमाग लगाएं। प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं है, ये तो कई सालों तक नष्ट नहीं होती। ब विकल्प गलत है। बढ़ते हैं सा और दा की ओर। सा और दा में केक लिखा हुआ है। केक में कुछ केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते।
तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, घास, पुष्प एवं चमड़ा। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ये अन्य पदार्थों की तुलना में आसानी से जल्दी नष्ट हो जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करे, उसे कहते हैं आहार श्रृंखला। तो देख लो किसमें प्रॉपर आहार श्रृंखला बन रही है। घास, गेहूं, आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो आप समझ ही गए हैं, सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया मानव ने, बन गई आहार श्रृंखला। प्रश्न क्रमांक 3, किसी पारितंत्र के घटक हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कुछ घटकों से मिलकर बना होता है। किन किन से? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उपरोक्त सभी। पारितंत्र को बनाने के लिए हमें उत्पादक अर्थात हरे पौधे भी चाहिए, उपभोक्ता अर्थात हमें शाकाहारी और मांसाहारी जंतु भी चाहिए, और अपघटक या अपमार्जक अर्थात हमें सूक्ष्म जीव भी चाहिए, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 4, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं किस पोषी स्तर में आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, प्रथम पोषी स्तर, जिसे हम उत्पादक भी कहते हैं, अर्थात आहार श्रृंखला का सबसे पहला पोषण स्तर। प्रश्न क्रमांक 5, एक पारितंत्र में मानव है शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो आप जानते हैं कि मनुष्य फल और सब्जी भी खा लेता है और मांस का भक्षण भी कर लेता है, और ऐसे जीव जो पौधे और मांस दोनों का भक्षण कर ले उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। प्रश्न क्रमांक 6, ऊर्जा का पिरामिड होता है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा व सीधा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, अर्थात पिरामिड का जो निचला आधार है वो चौड़ा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर संकरा होता जाता है। जैसे मिस्र के पिरामिड, आपने देखे मिस्र के पिरामिड, आधार चौड़ा है और शीर्ष संकरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भोजन या ऊर्जा आगे बढ़ती है उसका मान कम होता जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन रिक्त स्थान है, और उस रसायन का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं, और जिसका रासायनिक सूत्र CF2Cl2 है। ये प्रशीतकों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिक्त स्थान 2, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को आहार बनाता है, रिक्त स्थान कहलाती है। ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। हरे पौधों को शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को सर्वोच्च मांसाहारी। प्रश्न क्रमांक 3, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव रिक्त स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अपघटक या अपमार्जक। ये पौधों और जंतुओं के मर जाने पर उनका अपघटन कर देते हैं, उन्हें पुनः प्रकृति में मिला देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लेना रिक्त स्थान कहलाता है। उसे हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण, या अंग्रेजी में कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आजकल जब भी मकान बनाए जाते हैं इस पद्धति को लागू करना जरूरी है, ताकि छत पे बारिश का जो पानी इकट्ठा हुआ है वो आपके कुएं और नलकूप में चला जाए, भूमि में पानी का जल स्तर बढ़े। आप इन्हें अपने टैंकों में भी इकट्ठा कर सकते हैं, फिर गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी होती है तो इस पानी का आप उपयोग करें। प्रश्न क्रमांक 5, हरे पौधे रिक्त स्थान कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। आप यहां पर स्वपोषी भी लिख सकते थे क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रिक्त स्थान 6, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण रिक्त स्थान प्रतिशत होता है। मात्र 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है। इसलिए आहार श्रृंखला में तीसरे और चौथे पोषण स्तर तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा का मान बहुत कम हो जाता है। इसलिए आहार श्रृंखलाएं छोटी होती हैं और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अध्याय 16, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लीजिए। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने है, निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? 4 विकल्प है, मृदा, जल, विद्युत तथा पवन। हमें बताना है कि इसमें से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सी चीज हमें प्रकृति से नहीं मिलती। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर सा, विद्युत। विद्युत प्रकृति से नहीं मिल रही है। विद्युत हमें संयंत्रों में बनाना पड़ती है। प्रकृति से सूर्य की ऊर्जा मिल रही है, प्रकृति से हवा मिल रही है, प्रकृति से पानी मिल रहा है, फिर हवा से पवन चक्की चला के बिजली बनेगी, पानी को बांधों में रोककर बिजली बनेगी, सूर्य के प्रकाश को सौर सेल की मदद से बिजली में बदला जाएगा।
तो प्रकृति से क्या नहीं मिल रहा? विद्युत। प्रश्न क्रमांक 2, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे तेजी से क्या कम हो रहे हैं? पृथ्वी पर सबसे तेजी से जंगल कम हो रहे हैं। विकल्प नंबर वन वन सही है। पेड़ पौधों को काटा जा रहा है शहरीकरण के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए और आर्थिक लाभ के लिए। प्रश्न क्रमांक 3, प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो, 4 विकल्प हैं आपके सामने, केवल भूमि पर मौजूद हैं, प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो प्रकृति में रखी गई हैं, केवल जंगलों में मिलती हैं। तो प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, जैसे लकड़ियां, फल, सब्जियां, आयुर्वेदिक दवाएं, गोंद, मधु या शहद। तो विकल्प नंबर प्रकृति का उपहार जो मनुष्य के लिए लाभदायक। प्रश्न क्रमांक 4, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण है। यह गंगा के पानी को प्रदूषित करने वाला एक बैक्टीरिया है। ये गंगा के पानी में कैसे पहुंचा यह हमें बताना है। जले अधजले समूह को जल में प्रवाहित करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग द्वारा कपड़े धोना, भस्म एवं अस्थियों का विसर्जन करना। सही उत्तर है विकल्प नंबर जले अधजले समूह को जल में प्रवाहित करना। क्योंकि सब अर्थात मनुष्य का भी सब हो सकता है, जानवरों के सब हो सकते हैं, मनुष्यों और जानवरों की आंतों में यह बैक्टीरिया पाया जाता है, वहां से गंगा के पानी में पहुंचा। प्रश्न क्रमांक 5, गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी। ये 4 विकल्प हैं, आपको सही सन लिखना है। सही है विकल्प नंबर सन 1985 में गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न क्रमांक 6, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था हमें बताना है। जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से, वन संरक्षण से या उपरोक्त सभी। तो चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया? विकल्प नंबर वन संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 7, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है गंगा प्रदूषण का एक मुख्य कारण लिखिए। तो गंगा के पानी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण है नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना। गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में ढेरों लोग रहते हैं। उनके नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, सीवेज अर्थात लेट बाथ का पानी, सारा कचरा गंगा नदी में आता है और गंगा मैली हो रही है। प्रश्न क्रमांक 2, बंगाल के उस वन का क्या नाम है जिसे संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है? बंगाल में मिलने वाले उस वन का नाम है अरावाड़ी वन। इसे मानव द्वारा संरक्षित किया गया, पोषित किया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वन संरक्षण का। प्रश्न क्रमांक 3, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? यह विश्नोई समुदाय के द्वारा जिस पुरस्कार का निर्माण किया गया, यह उन लोगों को दिया जाता है जो वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के लिए अच्छा काम करते हैं। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य एवं वन्य प्राणी संरक्षण से। प्रश्न क्रमांक 4, कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में कहां पाया जाता है? आंत्र में अर्थात आंतों में, मनुष्य और जानवरों की। प्रश्न क्रमांक 5, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का एक मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमको गिफ्ट के तौर पे दिए हैं, जैसे पानी, जैसे पेड़ पौधे, जैसे जमीन के अंदर मिलने वाले कोयला तथा खनिज, तो मनुष्य इनका अधिक से अधिक दोहन क्यों कर रहा है? इनका अधिक से अधिक उपयोग क्यों कर रहा है? क्यों पेड़ पौधे काट रहा है? भूमि के अंदर से खनिज निकाले जा रहा है, क्यों? और इसका कारण है आर्थिक लाभ या औद्योगिकीकरण। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।